मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आकाश, तुम्हारे पीछे किसका फोटो है डीपी में? आसिफ अली, क्लास में क्लास का कुछ डेकोरम मेंटेन करो। सॉरी सर, सॉरी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हेलो, नेटवर्क क्लियर देख रहे थे और नेटवर्क क्लियर में हम लोगों ने समझा था कि नेटवर्क क्लियर की आवश्यकता क्यों पड़ी हमको। और अब हम लोग देख रहे थे कि नेटवर्क लेयर में क्या क्या डिजाइन इशू है, क्या क्या डिजाइन इशू है। तो हम लोग स्टोर एंड फॉरवर्ड पैकेट स्विचिंग बोलते हैं, डेटाग्राम स्विचिंग बोल रहे थे, जो वो कैसे होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बोलेंगे कि कनेक्शन लेस सर्विसेज जो होगा वो, और कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस ये कैसे काम करेगा। स्टोर एंड फॉरवर्ड तो हम लोगों ने स्विचिंग में देखा था, स्टोर एंड फॉरवर्ड क्या हो रहा है, दैट इज अ पैकेट स्विचिंग, डेटाग्राम स्विचिंग, वही बात है। और वो जो होता है डेटाग्राम स्विचिंग, दैट इज कॉल्ड कनेक्शन लेस सर्विसेज। कनेक्शन लेस सर्विसेज कहने का मतलब कि prior to dispatch the data we don't need to establish a connection। सिंपल है, पहले से कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा वाला था कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज, जिसमें पहले से कनेक्शन ओरिएंटेड पहले से कनेक्शन सेटअप करेंगे तब डेटा सेंड करेंगे। ये एक्चुअली होता कैसे है ये बात समझना था। उसके बाद हम लोग देखेंगे राउटिंग एल्गोरिदम, और राउटिंग एल्गोरिदम बहुत सारा चीज है, बहुत छोटा छोटा चीज है, लेकिन इसमें हम लोग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो खास है, वही लेके चलेंगे। पूरा समराइज करना, पूरा पूरा का पूरा डील करना पॉसिबल नहीं है, बहुत लंबा चला जाएगा क्लास, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट है, जो जानकारी के लिए, जो अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो एग्जामिनेशन के लिए, इंटरव्यू के लिए जो आवश्यक है, वो सब देखेंगे, थोड़ा ही, ठीक है। और फर्दर, इसके फर्दर अगर आपको जानना हो और डेप्थ में, तो फिर आपको बुक रेफर कर रहे हैं हम, और फर्जन का जो बुक है वो आप देखेंगे, उसमें आपको मिलेगा सारा इंफॉर्मेशन, ठीक है। ओके, तो हम लोग कनेक्शन और कनेक्शन लेस सर्विसेज के बारे में लगता है आपको देखे थे, कनेक्शन लेस सर्विस कैसे होता है। स्टोर एंड फॉरवर्ड तो देख लिए। कनेक्शन लेस में क्या था कि हर राउटर का अपना राउटिंग टेबल था, उसके हिसाब से वो राउटिंग कर रहा था पैकेट को, ठीक है। और उसको पता है कि मेरे पास ए राउटर है, उसके पास अगर कोई पैकेट आ रहा है और उसका डेस्टिनेशन है यहाँ पे एफ है, एफ तक जाना है उसको, तो वो एफ तक जाने के लिए अपने राउटिंग टेबल में देखेगा कि एफ तक जाने के लिए एफ ये होस्ट है और ये लाइन है, लाइन कमिंग फ्रॉम ए, कमिंग फ्रॉम ए। तो कैसे इसको बोलेंगे, कैसे समझेंगे, ये बी मतलब ए टू बी, मतलब ए बी लाइन है, ए टू सी ए सी लाइन, ये भी ए बी लाइन, ये ए सी लाइन, ये ए सी लाइन, ऐसा करके समझ रहे इसको, ठीक है। तो हमको लगता है कि ये बात हम लोग डिस्कस किए थे एक बार, 2 मिनट का स्नैपशॉट है, रिकैप। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पैकेट ए पे अराइव होगा, जो पैकेट ए पे अराइव होगा, उस पे जो हमको डेस्टिनेशन एड्रेस में हमको एफ का एड्रेस मिलेगा, एफ राउटर तक हमको भेजना है, तो हमको क्या करेंगे हम कि ए के टेबल में देखेंगे कि एफ तक जाने के लिए कौन सा लाइन है, तो एफ तक जाने के लिए सी लाइन है, मतलब ए टू सी लाइन है,
ठीक है, ए टू सी भेज देंगे हम, सिंपल। ठीक है, अब सी पर आने के बाद सी राउटर को भी पता है कि फाइनल डेस्टिनेशन एफ है, फाइनल डेस्टिनेशन एफ है हमारा। तो क्या करेगा कि सी अपने टेबल में देखेगा, सी का टेबल ये है, सी अपने टेबल में देखेगा कि एफ तक कैसे जाना है। एफ तक जाने के लिए सी ई लाइन है, सी टू ई लाइन है, तो क्या करेगा, सी टू ई लाइन में वो पैकेट आगे फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, अब ई के पास पैकेट आ गया, अब ई को भेजना है, कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है, उसको कैसे पता चलेगा? तो अपना ई अपना राउटिंग टेबल देखेगा कि भाई एफ तक जाना है, तो एफ तक जाने के लिए एफ है मेरा लाइन, मतलब ई टू एफ लाइन है, तो ई टू एफ लाइन है, चला जाएगा। बहुत आसान है कि हमको, मेरे पास पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन बना हुआ है मेरे पास, हमको पटना के बारे में कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, लेकिन हमसे कोई पूछता है कि हमको गांधी मैदान जाना है, कैसे जाएं, तो हमको अगर ये लिखा हुआ है कि गांधी मैदान जाने के लिए जो हमको सबसे पहले तो चिड़िया अटल पुल जाना पड़ेगा, तो हम उसको सिर्फ बोलेंगे चिड़िया अटल पुल जाना पड़ेगा आपको, उसके आगे का हमको नहीं पता, आप जाके वहां पर पता करिएगा। तो हम उस टेबल के अनुसार, उस टेबल को देख के हम रूट बता सकते हैं। ठीक, आगे हम लोग राउटिंग टेबल में और सब देखेंगे। अब ये बताओ कि ये राउटिंग टेबल जो है क्या वो स्टैटिक है या इसमें कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ चेंजेस, कुछ अपडेशन होगा? ठीक है, ये स्टैटिक नहीं है। क्यों? क्योंकि राउटिंग टेबल, जो राउटिंग टेबल किसी राउटर का जो होता है वो हमेशा अपडेट होता रहता है, हमेशा अपडेट होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द नेटवर्क। सपोज करो कि सी राउटर डाउन हो गया, सी राउटर डाउन हो गया, इसका मतलब ये हुआ, सी राउटर के डाउन होने का मतलब ये हो गया कि अब ए अपने किसी पैकेट को सी पे नहीं भेजेगा, तो सी वाला जो है कहीं एफ पे जाने के लिए, एफ पे जाने के लिए जो सी था, एसी लाइन था, एसी लाइन ये तभी तक जब तक सी ऑन है। किसी कारण से अगर मान लो सी डाउन हो जाता है या सी रिस्टार्ट हो रहा है, कुछ भी काम हो रहा है, सी का राउटर अगर काम नहीं कर रहा है, तो किसी पैकेट को सी की तरफ भेजने का तो मतलब नहीं बनता है। ये बनता है मतलब? नो सर, नहीं नो सर। बनता। ये मतलब नहीं बनता है। और मान लो यहां तक ठीक है, कोई एक और राउटर था जो एकाएक ऑन हुआ, अभी बेस्ट रूट अभी मिल गया, ठीक है, एफ तक जाने के लिए अभी तक तो एसीई रूट था, लेकिन कुछ देर बाद एकाएक कोई राउटर डाउन था, ऑन हो गया, बूट कर गया तो आ गया। तो ऐसे क्या होगा कि हम राउटिंग टेबल मेरा अपडेट होता रहता है। राउटिंग टेबल अपडेट होने के लिए भी प्रोटोकॉल है, कौन सा प्रोटोकॉल यूज करके कौन सा राउटर अपने राउटिंग टेबल को अपडेट करेगा। देयर इज ऑल्सो वैरायटी ऑफ प्रोटोकॉल। ठीक है, अब क्या अब देखो हम लोग को पता है कि कंजेशन कंट्रोल भी राउटर का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। कुछ समय बाद क्या हुआ कि 4 गुड पैकेट, मॉर्निंग सर। 1 2 3 पैकेट तो एसी रूट से चला गया। तभी क्या हुआ कि किसी तरह से ए को पता चला, एक्चुअली होता है क्या, सब राउटर एक दूसरे को कम्युनिकेट करता रहता है, ठीक है, मतलब सी के पास कंजेशन है तो सी बताएगा कि भाई कंजेशन है ये रूट, तो उसके अनुसार ए अपना हमेशा टेबल अपडेट करता रहेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द कंजेशन पता चला कि इस एसीई रूट जो है इसमें कंजेशन है, तो क्या किया, ए अपना टेबल अपडेट किया, अपडेट करके ये टेबल मिला इसको, ये अपडेटेड टेबल है, ठीक है, और पैकेट 4 जो है इसी अपडेटेड टेबल के थ्रू भेजा गया, ठीक है। तो ये प्रीवियस टेबल है, ये अपडेटेड टेबल है, और इस टेबल के आधार पर अगर हम विचार करें तो देखो ए से एफ तक जाना है, तो एफ खोजेंगे हम, यहाँ ये राउटर है, एफ राउटर पे जाने के लिए डी है, क्योंकि ए का टेबल है तो ए टू डी लाइन होगा, ए टू डी लाइन हमको समझ में आएगा, तो ए टू डी, तो ए टू डी, तो ए टू डी है नहीं, ए टू डी डायरेक्टली है नहीं, एफ पे जाने के लिए डी, तो फिर डी को खोजेंगे तो डी को मिलेंगे तो बी, तो बी को मिलेगा तो ओके दैट इज द बी, मतलब ए टू बी डायरेक्ट लाइन है। ओके, ए टू बी, तो बी पे जाएगा, फिर बी का टेबल देखेंगे हम लोग, एफ पर जाना है, एफ पर जाने के लिए ई से लिंक है, ई पर जाने के लिए ई से लिंक है ना, और हमको अब ई पे जाने के लिए डी से लिंक है, डी से लिंक है, तो क्या करेगा, बी से पैकेट डी की तरफ रवाना किया जाएगा, ठीक है, ऐसे करके। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग, तो ऐसे करके हमारा ये काम हो जाएगा,
और ये हमारा कनेक्शन लेस, कोई कनेक्शन प्रीवियसली सेटअप नहीं किया गया था। ओके, इसके बाद कहाँ Yes, थे? sir. बहुत दिन से क्लास में तुम नहीं आ रही हो प्रगति। सर आते हैं। अच्छा, ओके। So every router has an internal table telling it where to send packet for each of the possible destinations. Each table entry is a pair of destination and outgoing line. Only directly connected lines are considered. जो directly connected उसी को consider करेंगे, क्योंकि हम अपने adjacent राउटर को ही भेज सकते हैं, वही आगे फिर फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, तो यही चीज लिखा हुआ कि ए इनिशियल राउटिंग टेबल था और बाद में फिर उसको अपडेट किया और पैकेट 1 इज देन फॉरवर्ड टू एफ, उसी के बारे में एवरीथिंग इज रिटन हियर। ठीक है, यहाँ देखो क्या राउटर ए इज अपडेटेड इस राउटिंग टेबल एज शोन अंडर द टेबल लेटर। पहला दूसरा वाला लेटर है द एल्गोरिथम दैट मैनेज द टेबल एंड मेक द राउटिंग डिसीजन इज कॉल्ड राउटिंग एल्गोरिथम। ओके, इसके बाद था कनेक्शन ओरिएंटेड। कनेक्शन ओरिएंटेड के बारे में हमको पता है कि डेटा सेंड करने के prior to sending data, dispatching data, we need to set up a connection. We need to set up a connection. Okay, इसमें क्या होगा कि जिस प्रोसेस को, जिस होस्ट को डेटा भेजना है, तो सबसे पहले वो एक रिक्वेस्ट किया, जैसे सपोज करो इस कंडीशन में मानते हैं कि S2 रिक्वेस्ट किया S3 को कि हमको डेटा चाहिए, या S3 बोला कि भाई हमको डेटा चाहिए, हमको डेटा सेंड करना है S2 को। ठीक है, तो H1 ये H1 है, H1 होस्ट कुछ डेटा सेंड करना था H2 को, और ये जब डेटा सेंड करने लगा तो ये जो सर्किट जो फॉर्म हुआ H के लिए जो सर्किट फॉर्म हुआ, ठीक है, इसको हर राउटर याद रखेगा। हर राउटर याद रखेगा कि A है, A के बाद C है, C के बाद E है, E के बाद F है, और इसको कनेक्शन पैरामीटर के रूप में देखा जाएगा। कनेक्शन पैरामीटर के रूप में देखा जाएगा, दैट इज द कनेक्शन पैरामीटर 1। ओके, तो अब क्या है कि अब जैसे मान लो कि H1 बोला कि हमको कोई डेटा भेजना है वर्चुअल सर्किट 1 पे, VC 1 पे, तो हर वर्चुअल सर्किट के लिए वर्चुअल पाथ डिसाइड होगा, और वर्चुअल पाथ में जो इंटरमीडिएट राउटर आएंगे उसका क्रम याद रखना पड़ेगा, और वो सारे राउटर पे याद रहेगा, सारे राउटर को पता रहेगा कि वर्चुअल सर्किट 1 का जो वर्चुअल पाथ है, VC के लिए जो VP है वो हमारा ACE करके जाएगा। ठीक है, ये पाथ रहेगा। अब हमको जो डेटा सेंड करना है, हमको बताना है कि हमको किस वर्चुअल पाथ से जाना है, हमको किस वर्चुअल पाथ से जाना है। हम बोलेंगे 1, तो 1 वाला वर्चुअल पाथ से मेरा जाएगा। ठीक है, याद करो जब टेलीफोन हुआ करता था तो हर एरिया का टेलीफोन अलग अलग था नंबर, और वो नंबर देख के बता सकते थे कि ये कंकड़बाग का है, राजेंद्र नगर का है, कि वो बोरिंग रोड का है। ठीक है, तो उसमें उस पैरामीटर में बहुत सारा डेटा रहता था, उसमें हमारा ये भी रहता था कि कौन सा वर्चुअल सर्किट चाहिए। ठीक है, तो वर्चुअल सर्किट सेटअप हो गया। सेटअप होने के बाद हमको पता चल गया कि भाई ACE है। अब हमको ये जो प्रोसेस P1 है वो क्या करेगा कि वो जब डेटा सेंड करेगा तो अपने डेटा के अंदर वो जो आइडेंटिफायर है, वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर है, लेट अस सपोज दिस इज 1 लेके भेजेगा। जब जब वो पैकेट रिसीव होगा, तो वो क्या करेगा, देखेगा कि भाई वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर क्या है, इसका 1 है। ओके, इसको वर्चुअल सर्किट नंबर 1 पे भेजो, तो वर्चुअल नंबर सर्किट 1 पे भेजेगा, और वर्चुअल नंबर सर्किट 1 पे उसके पास जो टेबल होगा उस टेबल में क्या रहेगा, ACEF रहेगा। उसके बाद वो आगे फॉरवर्ड करता जाएगा, और सेम वे में हर प्रोसेस उसको रिपीट करता जाएगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बताओ। एक्सक्यूज मी सर, हाँ रवि, बोल रहे हैं कि H1 जब सेंड करेगा डाटा सर, तो H3 तो होल्ड करना पड़ेगा। किसको होल्ड करना पड़ेगा? H3 को तो होल्ड करना पड़ेगा, यानी वेट करना पड़ेगा ना। अभी H3 की बात हम नहीं कर रहे हैं, करेंगे उसकी बात। अभी H1 की बात समझो, अभी H1 की बात समझ रहे हैं। H1 डेटा सेंड कर रहा है, H1 डेटा सेंड कर रहा है, और उस डेटा में, उस पैकेट में जो वर्चुअल सर्किट का जो आइडेंटिफायर है वो यूज कर रहा है। वो उस आइडेंटिफायर
को यूज करते हुए राउटर डिसाइड करेगा कि इसको किस रूट से भेजा जाए। ठीक है, अगर वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर 1 है तो 1 के लिए कौन सा रूट लगेगा ये हर राउटर पे सेव है, हर राउटर पे वो सेव किया गया है। जैसे ही ए को पता चलेगा कि अच्छा 1 है, ओके, तो इसको सी पे भेज देते हैं। सी पे आएगा तो सी पे पता चला अच्छा 1 है तो इसको ई पे भेज देते हैं। ठीक है, तो हर राउटर अपना इनकमिंग एंड आउटगोइंग दोनों का टेबल में मेंशन करके रखेगा, तब मेरा ये कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस बनेगा। ये बात समझ में आएगी नहीं, यही बताओ। यस सर। ठीक है, हाँ, अब रहा H3 का बात। H3 का बात, ओके, हम लोग ये तो जानते हैं कि राउटर ए जब एक पैकेट राउटर को मिलेगा एक साथ में, तो ये कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि जिस समय मान लो कि H3 बीच में बोला H3 को भी चाहिए, H3 भी भेजना चाह रहा है और वो भी बोला कि हमको H2 को भेजना है और हमको भी जो आइडेंटिफायर है वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर वो भी 1 चाहिए। अब ए के लिए तो कोई बात नहीं था, ए तो दिख रहा है, ए को पता है कि ये वाला पैकेट जो है H1 से आ रहा है, ये वाला पैकेट H3 से आ रहा है और दोनों पैकेट में जो आइडेंटिफायर है वह 1 है। ठीक, लेकिन क्या होगा जब दोनों 1 ए पास करेगा सी को, तो एक पैकेट है H1 का और दूसरा पैकेट है H3 का और दोनों में आइडेंटिफायर 1 है, तो सी को कैसे सी आइडेंटिफाई करेगा कि ये वाला दूसरे होस्ट का है और ये दूसरे होस्ट का है? समझ आ रहा है बात तुमको? यही पूछने वाले थे सर। ठीक है, ये बात हो गया। अब क्या होगा, ए क्या करेगा, देखो ये ए का इन टेबल है और ए का आउट टेबल है। इन टेबल में H1 होस्ट अपना एक आइडेंटिफायर 1 लगा के डेटा भेजा, पैकेट भेजा, सॉरी डेटा नहीं पैकेट भेजा और वर्चुअल सर्किट 1 के अनुसार उसको भेज दिया गया। अब तब तक H3 भी भेजा आइडेंटिफायर 1 लगा के, तो ये तो टेबल मेंटेन किए हुए है, इसके पास टेबल मेंटेन है कि कौन भेज रहा है कहां से आ रहा है। यहाँ तो ई तो इसको याद है ये वाला 1 है, लेकिन आगे किसी टेबल पर उसको नहीं पता चल पाएगा कि दोनों पैकेट अलग अलग है। तो सी क्या करता है, मतलब सॉरी ए क्या करता है, जो पहला राउटर है वो क्या करेगा कि दूसरे वाले को आइडेंटिफायर चेंज कर देगा, दूसरे वाले का आइडेंटिफायर चेंज कर देगा और उसको उसी रूट पे भेज देगा जो रूट 1 था। इससे क्या होगा, इससे ये होगा, देखो अब सी का टेबल देखते हैं, सी का इन टेबल है, ए से आइडेंटिफायर 1 वाला पैकेट आ रहा है और ए से ही आइडेंटिफायर 2 वाला पैकेट आ रहा है, तो दो अलग अलग हो गया, एक होस्ट 1 का एक होस्ट 2 का है। कहाँ भेजना है भाई, तो ई पे भेज देना है आइडेंटिफायर 1 के साथ और ए को भेज देना है आइडेंटिफायर 2 के साथ, ई को भेज दिया। ठीक है, अब ई का टेबल यहाँ पे है, इन एंड आउट। इन ए को पता है कि सी से आ रहा है आइडेंटिफायर 1 का पैकेट और सी से आ रहा है आइडेंटिफायर 2 वाला पैकेट भी। ठीक है, और दोनों एक ही रूट है जाएगा, लेकिन होस्ट को डेस्टिनेशन को पता रहेगा कि कौन सा पैकेट किस होस्ट का है। अगर दोनों एक ही कर देंगे तो ये कंफ्यूजन हो सकता है इंटरमीडिएट राउटर को कि दोनों अगर वर्चुअल सर्किट एक ही को अगर हम नोटिस कर रहे हैं, मतलब हम कंसिडर कर रहे हैं, तो ये कंफ्यूजन फर्दर ना हो इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे राउटर क्या किया, यहाँ पे राउटर तुम मतलब एज ए होस्ट जो हम भेजे थे वर्चुअल सर्किट का आइडेंटिफायर नंबर, उसको अपडेट कर दिया, उसको एडिट कर दिया, उसको मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, तो राउटर को ये परमिशन रहेगा, ये ऑर्डर रहेगा, ये उसको दिया जाएगा इस बात का कि वो जरूरत पड़ने पे उस डेटा के अंदर इंफॉर्मेशन को वो चेंज करे, वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर को वो मॉडिफाई कर सके। अनुभव? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। आकाश? यस सर, समझ में आ रहा है। गुड, ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखा गया है। If connection oriented service is used, a path from the source router to the destination router must be established before any packet can be sent.
This connection is called VC, that is virtual circuit, and the network is called a virtual circuit network. When a connection is established, जब हम एक connection establish करते हैं, a route from the source machine to the destination machine, that the virtual path, is chosen as the part of the connection setup and stored in the table inside the router. Okay. That route is used for all traffic flowing over the connection exactly the same way that the telephone system works. हम जब बात कर रहे हैं तो जितना देर बात करेंगे सारा का सारा मेरा जो सिग्नल है वह सिग्नल है उसी रूट से जाएगा. When the connection is released, the virtual circuit is also terminated. With a connection-oriented service, each packet carries an identifier telling which virtual circuit it belongs to. ठीक है? Yes, sir. जब हमको कनेक्शन जब कट करना पड़ता है, 3 फेज था, कनेक्शन सेटअप और डेटा सेंडिंग एंड टर्मिनेशन. जो टर्मिनेशन जब होता है तो एक टी पैकेट, डेटा सपोज दैट इज स्पेशल पैकेट टू टेल द ऑल द राउटर नाउ दिस कनेक्शन इज नॉट नीडेड. ठीक है, तो उस तरह का एक टी पैकेट, टर्मिनेशन पैकेट सेंडर के द्वारा भेजा जाता है जो हर राउटर पे जाता है. हर राउटर उसको फॉरवर्ड करते जाता है उसी रूट में. ठीक है, उसके बाद वो जो टेबल हम रिमेंबर करके रखे हुए हैं, जो टेबल हम स्टोर करके रखे हुए हैं वर्चुअल सर्किट का पूरा का पूरा राउटर का, वो डिलीट हो जाता है. वो फिर अब रिमेंबर नहीं किया जा सकता, वो खत्म हो गया. ठीक है. As an example, consider the situation here host H1 has established connection 1 with the host H2. This is remembered as the first entry in each of the routing table. ठीक है. The first line of the H table says that a packet bearing connection identifier 1 comes from the H1. It is to send to router C. Similarly, the first entry at the router C route the packet to E also with connection identifier 1. ये जो virtual connection identifier 1 है, यही हमको रूट बताएगा. ठीक है. मान लो कि दो वहां पे कोई और है, मतलब बहुत सारा होस्ट इधर भी है और एक और कनेक्शन बना हुआ है जिसमें कनेक्शन आइडेंटिफायर 2 या 3 या 4 है, कुछ भी है. ठीक है, तो 4 में कुछ और कनेक्शन होगा. जो होस्ट अपने कनेक्शन में दूसरा आइडेंटिफायर रखेगा उसके हिसाब से वो उस रूट पे भेजा जाएगा. Now let us consider what happened if H3 also want to establish a connection to H2. It chooses connection identifier 1 because it is initiating the connection and this is its only connection and tell the network to establish the virtual circuit. ठीक है. दूसरा वाला होस्ट भी उसी से बात करना चाह रहे हैं और वही कनेक्शन उसको चाहिए. ऐसा होता है कि हम किसी से बात कर रहे हैं और सेम टाइम कोई तीसरा आदमी हमको डायल कर रहा है. उसको भी अगर वही दे दिया जाए सर्किट तो क्या होगा कि दोनों एक साथ आना शुरू हो जाएगा और हमको पता ही नहीं चलेगा कि हम किससे बात कर रहे हैं. ठीक है, तो उसमें क्या किया, पहला राउटर उसके आइडेंटिफायर को बदल दिया. This leads to the second router table. Now it has a conflict here. H1 and H3 both want to use virtual connection 1, although A can easily distinguish connection 1 packet from the H1 from the connection 1 packet from the H3, but C cannot do this. पहला वाला तो टेबल रखे ही हुए, इन और आउट दोनों टेबल है, तो वो तो जान सकता है कि यहाँ पे H1 का है और H2 का है, लेकिन आगे इंफॉर्मेशन मिस हो जाएगा, नहीं समझ में आएगा. फॉर दिस रीजन ए assign a different connection identifier to the outgoing. देखो जहां कनेक्शन बोल रहे हैं ना वो वर्चुअल कनेक्शन समझना. To outgoing traffic for the second connection. Avoiding conflicts to this kind is why router needs the ability to replace connection identifier in outgoing packet. That is why we need router to change the identifier in the packet. Okay. यहाँ तक तो क्लियर है सबका? Any problem? Yes, sir. No, sir. ये इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, पूछा जाता है कि पैकेट स्विचिंग और वर्चुअल सर्किट में अंतर बताइए या दोनों को एक्सप्लेन कीजिए. ठीक है, हम लोग यहाँ दोनों को कंपेयर टेबल देखेंगे. क्या क्या है, सर्किट सेटअप करना है तो डेटाग्राम नेटवर्क में कनेक्शन लेस है, उसको कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है तो सर्किट सेटअप नहीं करना है. लेकिन वर्चुअल सर्किट नेटवर्क की बात करेंगे तो हमको वो करना पड़ेगा. दैट इज रिक्वायर्ड.
addressing. Each packet contain a full source and destination address. ठीक है, लॉजिकल एड्रेस. लेकिन वर्चुअल सर्किट में कंटेन ए वीसी नंबर, वर्चुअल सर्किट नंबर, बस वही चाहिए. स्टेट इंफॉर्मेशन. राउटर्स डू नॉट होल्ड स्टेट इंफॉर्मेशन अबाउट द कनेक्शन. राउटर्स को कोई कनेक्शन का स्टेटस होल्ड नहीं करना है. हमको पैकेट मिलेगा और पैकेट जो रूट डिमांड करेगा उस रूट को हम टेबल से कंफर्म करेंगे और बेस्ट रूट में उसको भेज देंगे कंजेशन कंट्रोल का ध्यान रखते हुए. ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ईच वर्चुअल सर्किट रिक्वायर्स राउटर टेबल स्पेस पर कनेक्शन उसको एक टेबल मिलना चाहिए. ओके, राउटिंग. ईच पैकेट इज राउटिंग इंडिपेंडेंटली. एक पैकेट इधर से गया, एक पैकेट इधर से गया, जा सकता है, लेकिन वर्चुअल सर्किट में सारा पैकेट एक ही पाथ से जाएगा. इससे क्या क्या फायदा है? एक पाथ से जाने से क्या है कि हमको आउट ऑफ द ऑर्डर पैकेट नहीं मिलेगा. आउट ऑफ द ऑर्डर पैकेट नहीं मिलेगा. पहला पैकेट के पीछे दूसरा, दूसरा के पीछे तीसरा, ऐसे ही जाएगा, क्योंकि एक ही पाथ से एक के पीछे दूसरा जा रहा है. ठीक है, यह काम हो गया. इफेक्ट ऑफ राउटर फेल्योर नन एक्सेप्ट द पैकेट्स लॉस्ट ड्यूरिंग द क्रैश. क्योंकि हमारा जो राउटर के बीच में कनेक्शन है या तो फुल मेश या पार्शियल मेश रहता है. फुल मेश या पार्शियली मेश टोपोलॉजी जैसा रहता है. इसलिए कोई एक आध राउटर डाउन होने पे या रिबूट हो जाने पे हमको बहुत ज्यादा फर्क डेटाग्राम नेटवर्क में नहीं पड़ता है. ठीक है, लेकिन क्या वर्चुअल सर्किट में ऐसा होगा? वर्चुअल सर्किट में हमको पता है कि ए सी ई एफ ये पाथ है और उसमें सी डाउन हो जाए और उसमें डेटा सेंडिंग कर रहे हो तो मेरा डेटा सेंड हो पाएगा क्या? No, sir. फेल हो जाएगा सर. फेल हो जाएगा. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इमीडिएट रन टाइम में दूसरा वर्चुअल सर्किट क्रिएट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा. वो डेटा वहीं पे खत्म हो गया. आपको नया कनेक्शन फिर से एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, नया कनेक्शन सेटअप करना पड़ेगा, तब होगा. ओके, कंजेशन कंट्रोल और ये जो है क्या कहा गया? हाँ, क्वालिटी ऑफ सर्विस. क्वालिटी ऑफ सर्विस कहने का मतलब क्या है कि देखो, पैकेट स्विचिंग में हम लोग क्या करते थे? स्टोर एंड फॉरवर्ड कंजेशन भी था और हम कह नहीं सकते थे कि क्वालिटी ऑफ सर्विस मेंटेन ही करेंगे. मेंटेन हो पाएगा, दैट वाज नॉट गारंटीड. लेकिन क्वालिटी ऑफ सर्विस यहाँ पे है जो कनेक्टेड है, जो हमको सर्विस मिल रहा है उसके हिसाब से सोचो तो क्वालिटी ऑफ सर्विस टनाटन है, बहुत बढ़िया है. इफ इनफ रिसोर्सेज कैन बी एलोकेटेड इन एडवांस फॉर द ईच वर्चुअल सर्किट. ठीक है, लेकिन एज ए होल बात करते हैं, एज ए होल पूरे नेटवर्क में, तो हम क्या कहते हैं कि वर्चुअल सर्किट में क्योंकि वर्चुअल सर्किट उसमें एक कनेक्शन मेरा रिजर्व हो गया किसी के लिए, तो दूसरा वाला उसको कैसे यूज करेगा. लेकिन हम वर्चुअल में तो हम काम कर सकते हैं. तो सर्किट स्विचिंग ये प्रॉब्लम था. तो अगर इनफ रिसोर्सेज है तो हम क्वालिटी ऑफ सर्विस दे सकते हैं वर्चुअल सर्किट स्विचिंग में. ठीक है, कंजेशन कंट्रोल बहुत मुश्किल है. कंजेशन कंट्रोल करना, उसके लिए बहुत सारा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है और तब अचीव किया जाता है. और इसमें कोई बात ही नहीं है, एक पाथ है, उस पर डेटा सेट करता है, इनफ रिसोर्सेज रहेगा तो हम आराम से कंजेशन कंट्रोल भी हैंडल कर लेंगे. ठीक है, ओके, Yes, sir. गुड. इसके बाद यहाँ के बाद हम लोग थोड़ा सा राउटिंग के बारे में समझेंगे. राउटिंग क्या है? राउटिंग दो काम होता है. राउटर का दो काम होता है. पहला तो हमको पता चल जाए कि इस पैकेट को, ये पैकेट जब को मिला, ये पैकेट कहाँ जाएगा और उसके लिए क्या करते हैं कि इसके अंदर का जो डेस्टिनेशन एड्रेस है उसको देखा जाता है. उसको देखने के बाद राउटिंग टेबल से बेस्ट रूट डिस्कवर किया जाता है. ठीक है, तो ये हो गया राउटिंग एनालिसिस कि हम कैसे करें, बेस्ट रूट कौन सा है और हम ये कैसे करें, क्या बोलते हैं, कंजेशन है कि नहीं है, एवरीथिंग. ठीक है, और दूसरा काम है फॉरवर्डिंग. दूसरा काम है कि उसको फॉरवर्ड कर देना उस रूट पे. दो काम हो गया. तो द मेन फंक्शन ऑफ द नेटवर्क लेयर इज राउटिंग पैकेट्स फ्रॉम द सोर्स मशीन to the destination machine. There are two processes inside the router. First one handles each packet as it arrives, looking up the outgoing lines to use for it
in the routing table. This process is called forwarding. ठीक है, फॉरवर्डिंग वाला जो काम है, इसी में बहुत सारा प्रोटोकॉल है जो यूज होता है टेबल को अपडेट करने में। टेबल को अपडेट करने में बहुत सारे प्रोटोकॉल है, यूज होता है वहां पे। और अब उसके बाद जो दूसरा काम रहा कि the other process is responsible for filling and updating the routing tables. That is where the routing algorithm comes into play. This process is called routing. ठीक है, दो प्रोसेस है, फॉरवर्डिंग एंड राउटिंग। ओके, अब यहाँ पे किसी राउटर का मेन गोल क्या होगा? मेन गोल कहने का मतलब कि हम अगर मान लो दो चीज है और दोनों कंफ्लिक्ट हो रहा है, दो चीज, दो कंफ्लिक्शन में हम किसको तवज्जो दें, किसको हम माने, किसको छोड़ सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो पर्टिकुलर है और दोनों इंपॉर्टेंट है, तो हम एक ट्रेड ऑफ बीच का रास्ता निकालते हैं। इसके लिए पहले हमको पता होना चाहिए कि एक राउटर से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, एक राउटर से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उसके आधार पे सारा का सारा प्रोटोकॉल डिजाइन किया जाएगा। ठीक है, ओके, तो सबसे पहला था करेक्टनेस। The routing should be done properly and correctly so that the packets may reach their proper destination. ये है कि करेक्टली वो वहां पे पहुंचना चाहिए। पहला चीज simplicity. The routing should be done in a simple manner so that the overhead is as low as possible. इतना राउटर को इतना काम हम ना दे दें कि हमारा राउटिंग जो है बहुत मुश्किल हो जाए और प्रोसेसिंग जो है वो ज्यादा लगने लगे। प्रोसेसिंग ज्यादा लगे क्योंकि हमको राउटर को बड़ा फ्री रखना है। राउटर फ्री रहेगा तो हमारा राउटिंग इंफॉर्मेशन जल्दी लीक होगा। राउटर पे पैकेट को स्टोर कम देर के लिए करना पड़ेगा। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, Yes, sir. ओके, इसके बाद है रोबस्टनेस। रोबस्ट कहने का मतलब कि एक once a major network becomes operative, it may be expected to run continuously for the years without any failure. हम ये नहीं कह सकते कि जो राउटर्स लगा हुआ है, मान लो कि हम जियो के साथ कनेक्टेड हैं तो जियो का बहुत सारा राउटर्स होगा जो दूसरे नेटवर्क के साथ कनेक्शन दे रहा, कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा होगा। ठीक है, तो क्या ये ऐसा संभव है कि राउटर्स को जब एरर आ जाए तब उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए ऑफ कर दे, कॉन्फ़िगर करके फिर उसको ऑन करें, जब मन तब ऑफ कर दे रहे हैं, जब मन तब ऑन कर दे रहे हैं? ठीक है, ऐसा नहीं संभव है। अगर हम ये कह रहे हैं कि राउटर हमारा बैकबोन है डिजिटल कम्युनिकेशन का, तो राउटर ठीक एक सर्वर की तरह ऑल द टाइम्स इट नीड टू बी ऑन, है ना? तो हमको राउटर ऐसा होना चाहिए जो रोबस्ट हो, क्योंकि उसको सालों साल कंटिन्यूअसली रन करना है। हर बार फेल्यूर हो जाए, अपडेट करना पड़े, रिबूट करना पड़े, ऐसा नहीं है। ठीक है, द एल्गोरिथम डिजाइन फॉर द राउटिंग शुड बी रोबस्ट इनफ टू हैंडल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फेल्यूर्स and should be able to cope with the changes in the topology and the traffic without requiring all job in all hosts to be aborted. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है ये कि हमको राउटर ऐसा चाहिए कि वो खुद में अपडेट होता रहे, उसके पास इनफ इंफॉर्मेशन हो कि भाई कौन सा प्रोटोकॉल है, कौन सा टोपोलॉजी है हमारा। अभी जैसे हम लोग बात किए कि रूट में कौन सा राउटर डाउन हो गया है तो बेस्ट रूट डिस्कवरी करना है, कोई ऑन हुआ तो उसके कारण, डाउन हुआ तो उसके कारण, कोई सॉफ्टवेयर फेल हुआ तो उसके कारण, ये सारा का सारा ये मैनेज होना चाहिए, ये हैंडल हो जाना चाहिए, ऐसा प्रोटोकॉल चाहिए हमको। ठीक है, तो हम लोग जा रहे हैं, हम लोग को दिया गया कि प्रोटोकॉल डिजाइन कीजिए नेटवर्क लेयर के लिए। तो हम लोग ठीक है, तो प्रोटोकॉल डिजाइन करें तो आपका डिमांड क्या क्या है? ठीक है, तो हमको ये डिमांड दिया जाएगा पार्टी की तरफ से, इधर मान लीजिए। ठीक है, कि हमको पार्टी की तरफ से दिया गया कि भाई करेक्टनेस होना चाहिए, सिम्प्लिसिटी होनी चाहिए, रोबस्टनेस होना चाहिए। तो ये सारा का सारा जो पार्टिकुलर है जिसको ध्यान में रखते हुए यह प्रोटोकॉल डिजाइन किया जाएगा। ठीक है, तो should be able to cope with the changes in topology and traffic without requiring all jobs in all hosts to be aborted and the network rebooted every time some routers goes down. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद था स्टेबिलिटी, कितना स्टेबल है हमारा।
है ना, द राउटिंग एल्गोरिदम शुड बी स्टेबल अंडर ऑल पॉसिबल सर्कमस्टांसेस। अब ऐसा है कि मान लो कि आज हम कुछ राउटिंग एल्गोरिदम लगाएं, चेंज किए, कल 5G आ गया, ठीक है, कुछ टेक्नोलॉजी चेंज हो गया या कुछ टोपोलॉजी चेंज हो गया, कुछ टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, तो पता चला कि हमको अब एल्गोरिदम को चेंज करना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका जो एल्गोरिदम हो उस सब से इंडिपेंडेंट हो, ऐसा हो कि वो स्टेबल हो, सालों साल चले। ओके, फेयरनेस, every node connected to the network should get a fair chance to transmitting their packet. This is generally done on a first come first serve basis. ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए कि ढेर सारा होस्ट जुड़ा हुआ है, सेंड कर रहा राउटर को, और किसी तरह से हम मोनोपोलाइज कर लें राउटर को कि भाई सबका पैकेट भेजो, बाकी सबका पैकेट होल्ड करके स्टोर किए रहो, फॉरवर्ड खाली मेरा पैकेट करो। ठीक है, तो स्टारवेशन वाला सिचुएशन नहीं आना चाहिए। स्टारवेशन वाला, हाँ, इसमें हम ऐसा कर सकते हैं, मे पॉसिबल कि हम प्रायोरिटाइज कर सके, हम किसी पैकेट को प्रायोरिटाइज कर सके, ये काम हो सकता है। बट ये नहीं हो कि हम कंप्लीट मोनोपोलाइज कर दें राउटर को या हाईजेक कर लें राउटर को। ठीक है, ये फेयरनेस होना चाहिए कि ऑल नोड जो कनेक्टेड है शुड गेट ए फेयर चांस टू ट्रांसमिट देयर पैकेट। ठीक है, तो क्या करें हम लोग नॉर्मली, यहाँ पे प्रोसेस जैसा काम तो नहीं है कि जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट और ये सब ऐसा नहीं है। तो बहुत आसान सा तरीका है कि जो पैकेट पहले आएगा उसको पैकेट पहले फॉरवर्ड कर देंगे, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ये काम हो जाएगा मेरा बड़ा आराम से। ठीक है, ऑप्टिमैलिटी, इसी के बारे में कह Yes, रहे थे sir. कि जब दो कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हमको मिले, दो कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन मिले, जैसे अब सोच के देखो, हम कह रहे हैं कि अगर और पैसा लगाएं कंप्यूटर में तो मेरा कंप्यूटर और फास्ट हो सकता है, और हाई एंड कंप्यूटर हम खरीद सकते हैं, और पैसा लगाएं तो और हाई एंड खरीद सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम उतना पैसा ना लगाएं तो क्या करें, कम पैसा लगाते काम भर का हम खरीद लेते हैं। तो क्या हुआ कि मनी और द परफॉर्मेंस दोनों के बीच में हम एक ट्रेड ऑफ किए, ठीक है, हम हर जगह वही काम करते हैं, बाइक खरीदना हो तब, कंप्यूटर खरीदना हो तब, कुछ भी करना हो तो यही काम करते हैं। इतना ही नहीं, हम किसी चीज के परफॉर्मेंस की जब बात करते हैं तभी हम ट्रेड ऑफ की बात करते हैं, कि हम कितना रखें कि हमारा काम भी चले और जो हार्डवेयर कॉस्ट है वो मिनिमाइज रहे, वो भी हैंडल करने जाते हैं। तो ऑप्टिमैलिटी भी रहना चाहिए। द राउटिंग एल्गोरिथम शुड बी ऑप्टिमल इन टर्म ऑफ थ्रूपुट एंड मिनिमाइजिंग मीन पैकेट डिले। ठीक है, थ्रूपुट भी हमको मिले, और मीन पैकेट डिले, मतलब जो पैकेट डिले है उसका मीन वो भी हमारा रहे। ऐसा नहीं कि थ्रूपुट बढ़ाने के चक्कर में, हाई थ्रूपुट करने के चक्कर में हम ज्यादा जो मीन पैकेट है हमारा वो घट जाए, ठीक है, या वो बढ़ जाए। सॉरी, घट जाए तो अच्छा बात है, बढ़ना नहीं चाहिए डिले। Here there is a trade-off and one has to choose depending on his suitability. दोनों में से क्या चुनना है ये हम लोग, वो डिपेंड, जो सिचुएशन होगा उसके अनुसार ये डिपेंड चुना जाएगा। ठीक है, तो ऑप्टिमलिटी इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन द टू कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन। ओके, अब यहाँ के बाद अब दो चीज तो समझ में आ गया कि एक फॉरवर्डिंग है और दूसरा है राउटिंग। दो काम हम करेंगे। फॉरवर्डिंग के बारे में हम लोग देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फॉरवर्डिंग के बारे में हम लोग बात नहीं किए। ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ राउटिंग एल्गोरिदम, ये क्या है? तो हम राउटर को समझना चाह रहे हैं कि राउटर कैसे रूट करेगा हमारे डेटा को, कैसे भेजेगा। ठीक है, उसके पास जो इंफॉर्मेशन है वो कैसे आएगा, वो कहाँ से आएगा, कौन डालेगा। ओके, तो इसके हिसाब से द राउटिंग टेबल के आधार पर अगर हम बात करें तो राउटिंग टेबल कैसे जनरेट करेगा, कैसे, क्योंकि हमको तो पता है कि फॉरवर्डिंग जो होगा तो राउटिंग टेबल के आधार पर ही होगा, राउटिंग टेबल के आधार पर फॉरवर्डिंग होगा। तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि राउटिंग टेबल कैसे बनेगा, उसके आधार पे हम दो तरह का राउटर बात करेंगे। देयर आर टू टाइप ऑफ राउटर ऑन द बेसिस ऑफ राउटिंग टेबल। पहला वन है स्टैटिक राउटिंग, तो नॉन एडाप्टिव बोलते हैं, और दूसरा है एडाप्टिव या डायनेमिक राउटिंग। स्टैटिक और डायनेमिक, नॉन एडाप्टिव एंड एडाप्टिव। ठीक है,
ओके, तो ये दो तरह का है राउटिंग। पहला देखते हैं नॉन एडेप्टिव या स्टैटिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग मतलब क्या? स्टैटिक और डायनेमिक दो वर्ड तो हमेशा आता है, कंप्यूटर साइंस में है ये स्टैटिक एंड डायनेमिक, ये दो वर्ड बार बार आता है, अक्सर आता है। ठीक है, कोई बता सकता है इसके बारे में? फिर से तनु बताओ, स्टैटिक एंड डायनेमिक। मुकेश, अच्छा सर इसमें देवाशीष जो क्लास नहीं टेबल कर रहा है होगा क्या? ना उसमें ऐसा टेबल होगा ना जो चेंज नहीं हो सकता है सर। वो इंटायर प्रोग्राम वैसे ही रहेगा सर, जो एक टेबल में आ गया। स्टैटिक ही रहेगा सर। देवाशीष क्या है जी, क्लास नहीं कर रहा है क्या? नहीं स्टैटिक में होता है ना सर, स्टैटिक राउटिंग में जो है आप पाथ बोलो जो बोलो। यूजर के द्वारा अपडेट किया जाता है सर, और डायनेमिक में जो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। गुड। स्टैट तो राउटिंग के पास है ना, स्टैटिक वर्ड के पास पूछ सकते हैं स्टैटिक क्या है और डायनेमिक क्या है। ठीक है, तो स्टैटिक का मतलब वही है जो फिक्स जैसा रहा, और प्रियर टू यूज उसको तैयार कर देना है, प्रियर टू यूज उसको तैयार कर देना है। डायनेमिक रन टाइम वाला चीज हो गया। ठीक है, प्रोग्रामिंग में हम लोग जैसे एरे यूज करते थे, तो हम लोग क्या करना पड़ता था, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के पहले एरे क्रिएट कर देना पड़ता था, तब हम एग्जीक्यूट करते थे। और दूसरा हम पढ़ते थे पॉइंटर वाला, है ना, नालक कालक वाला, तो उसमें क्या करते थे, रन टाइम में हम यूज करते थे, उसको बोलते थे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, जब जरूरत पड़ा तो अलोकेट कर लीजिए। यहाँ भी वैसे ही है। स्टैटिक राउटिंग जो टेक्निक है, इसमें राउटर का जो टेबल होगा, राउटिंग टेबल होगा, वो जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, वो फिलअप करेगा, वो टाइप करेगा, वो डालेगा, वो स्टोर करेगा। ठीक है, तो ये काम हो गया। तो इट इज अ टेक्निक इन विच द एडमिनिस्ट्रेटर मैनुअली ऐड द रूट इन द राउटिंग टेबल। ओके, router sends the packet for the destination along the route defined by the administrator। जो एडमिनिस्ट्रेटर जो रूट दिखाया है, उसी रूट के अनुसार पैकेट को राउट करेगा। दिस algorithm do not base their routing decision on measurement and estimate of the current traffic and topology। कहने का मतलब क्या? अब जब हम उसको एडमिनिस्ट्रेटर बता रहा है कि ऐसे भेजना है, तब तो फिर उस राउटर के लिए खुद से डिसीजन लेना संभव नहीं है। ठीक है, तो क्या करता है कि वो अपना राउटिंग डिसीजन जो है, राउटिंग डिसीजन वो जो मेजरमेंट ऑफ द ट्रैफिक कंजेशन और टोपोलॉजी, इसके अनुसार वो अपना डिसीजन नहीं लेगा। उसको जो एडमिन की तरफ से इंफॉर्मेशन मिला है उसके आधार पे वो सारा का सारा होता है। Okay, instead the route to be taken in going from one node to other is computed in advance offline and downloaded to the router when the network is booted। This is also known as the static routing। clear है? एडवांस में जब ऑफलाइन रहेगा राउटर, तब हमको भर देना है, भरने के बाद उसको सेव कर देना है, सेव करने के बाद जब राउटर ऑनलाइन ऑन होगा, बूट करेगा, तब उसी को यूज करेगा जो अभी भरा गया है। ये हमारा स्टैटिक राउटिंग। क्लियर हो रहा है सबको? यस सर। गुड। अच्छा, क्या एडवांटेज है? एडवांटेज ये है कि मान लो छोटा सा नेटवर्क है मेरा, छोटा सा नेटवर्क है, तो उसमें बहुत बड़ा हम राउटिंग एल्गोरिथम यूज करें और बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाए, जरूरी नहीं है। 8 10 15 राउटर है, तो हम बड़ा आराम से उसको राउटिंग टेबल को हम फिल कर देंगे, काम खत्म मेरा। अगर बहुत बड़ा अगर नेटवर्क होगा तब हमको मुश्किल होगा। जैसे हम लोग इंटरनेट के बारे में पढ़े थे, इंटरनेट क्या था, एक लैन था, एक प्राइवेट नेटवर्क ही था, स्मॉल नेटवर्क लैन जैसा, जो इंटरनेट मॉडल पे था।
अगर इंटरनेट मॉडल पे अगर है तो उसमें अगर राउटर की जरूरत है, राउटर हम यूज करें 3 4 5, तो हम क्या करेंगे, हम मैनुअली उसको हम रूट डाल सकते हैं। और दूसरा कि उस राउटर को ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, उसको ना तो अपडेट करना है टेबल, ना डिसीजन मेकिंग करना है, कुछ नहीं करना। उसको करना क्या है, जो पैकेट आएगा और जो मालिक बोले हैं उसके हिसाब से उसको फॉलो कर देना है एडमिन, ठीक है। तो उसके हिसाब से कर देना है, तो उसको सीपीयू भी बहुत ज्यादा यूजेज नहीं चाहिए, बहुत स्ट्रांग, बहुत हेवी कंप्यूटर प्रोसेसिंग नहीं चाहिए वहां पे, ठीक है। Okay, it has a very low overhead on the CPU usage of the routers. Therefore, the cheaper router can be used to obtain the static routing. It has no bandwidth usage between the routers. क्योंकि routers to routers अपडेट नहीं करना है, एक दूसरे के साथ वार्तालाप नहीं करना है, कम्युनिकेशन नहीं करना है, इसलिए राउटर बिटवीन राउटर जो बैंडविड्थ है उसका यूज भी नहीं है। It provides security as the system administrator is allowed only to have control over the routing to a particular network. ये तो बोला गया है, कहने का मतलब जो रूट मेंशन नहीं किया है, जो रूट मेंशन नहीं किया है एडमिनिस्ट्रेटर, वो रूट आप चाह के भी वहां डेटा नहीं भेज सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कुछ सिक्योरिटी भी इम्पोज किया जा सकता है स्टैटिक राउटिंग में, ओके। इसके बाद था हमारा, अच्छा डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, जो ही बात की हम लोग, बहुत बड़ा नेटवर्क होगा तो हम उस पर नहीं काम कर सकते हैं। बहुत सारा राउटर होगा तो हम उसको राउटिंग टेबल डालें, फिर बाद में अपडेट भी करें, और अपडेट करना पड़ेगा तो हमको उसको डाउन करना पड़ेगा, अपडेट करके फिर रिबूट करना पड़ेगा, ऑनलाइन तो अपडेट होगा नहीं, ठीक है। और मान लो कोई राउटर डाउन हो गया या नया राउटर आया, तो हमको जब जब अपडेशन जाएगा तब तक हमको काम करना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा नंबर ऑफ राउटर में ये स्टैटिक राउटिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और दूसरा कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर शुड हैव अ गुड नॉलेज ऑफ द टोपोलॉजी एज ही हैज टू ऐड ईच राउटर मैनुअली, सारे राउटर पे काम करना है। और चूंकि मैन मेड रहेगा, मैन मेड और इनफ नॉलेज ना हो, या इनफ नॉलेज होने के बाद भी ह्यूमन एरर तो रहता है, मैन मेड एरर रहता है, और एक एरर राउटिंग में पूरे उस राउटर का उस पूरा नेटवर्क का पूरा जो ट्रांसमिशन है वो ठप कर सकता है, वो बंद कर सकता है। ये रिस्क हमेशा स्टार्टिंग राउटिंग में रहेगा, ठीक है। समझ में आ रही बात? यस सर। अब बात करते हैं एडेप्टिव राउटिंग की। एडेप्टिव कोई मतलब एडॉप्ट करने वाला, जिद्दी नहीं है कि ना हम यही करेंगे, है ना। जैसे तुम लोग में बहुत लोग हैं जिनको समझा के हम हार गए हैं कि अपना डीपी अच्छा लगाइए, जैसे आर रोल नंबर 26 सोनू कुमार, ठीक है। तो तुम लोग जो हो एकदम स्टैटिक टाइप के हो, एडेप्टिव एकदम नहीं हो, नॉन एडेप्टिव टाइप हो, ओके। तो एडेप्टिव मतलब एडॉप्ट करने वाला, नया नया चीज सीखने वाला, जरूरत पड़े तो अपने आप को बदलने वाला, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डायनेमिक राउटिंग। These algorithms change their routing decision to reflect changes in the topology and in traffic as well. This is a technique in which a router adds a new route in the routing table for each packet in response to the changes in the condition or topology of the network. समझ में आ रही बात? क्या कह रहे हैं कि ये हमेशा अपने टेबल को चेंज करेगा, अपडेट करेगा, और वो चेंज कैसे हो सकता है? बहुत सारा कंडीशन है, बहुत सारा कंडीशन है। कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है कि हम जिस रूट में भेजने वाले थे उसमें कंजेशन हो गया, तब हम अपडेट करेंगे। दूसरा, उस रूट का कोई सर्वर सॉरी कोई राउटर डाउन हो गया, तब हम अपडेट करेंगे, ठीक है। और मान लो उससे बेटर रूट फाउंड हो गया, एकाएक कोई नया राउटर बूट हो गया, तब भी उस कंडीशन में भी हम उसको अपडेट करेंगे। डायनेमिक प्रोटोकॉल are used to discover the new routes to reach the destination. हमको हमेशा बेटर रूट कैसे मिले इसका हम हमेशा प्रयास में रहते हैं, और इस कारण हमको हमेशा राउटिंग टेबल हमको चेंज करना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ता है। और इसके कारण क्या होगा, ऑल राउटर्स नीड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर।
ठीक है। इफ एनी राउटर गोज डाउन और बेटर रूट फाउंड, then the automatic adjustment will be made to reach the destination. They get their routing information from the adjacent router or from all the routers. ये इंफॉर्मेशन उनको अगल बगल से मिलता रहेगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग एडाप्टिव राउटिंग और डायनेमिक राउटिंग। क्या क्या एडवांटेज है? बहुत इजी है कॉन्फ़िगर करना, आपको मैनुअली तो कुछ करना ही नहीं है, सारा का सारा प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल नथिंग बट सॉफ्टवेयर, इंस्टॉल करना है, चालू कर देना है, काम खत्म हो गया। It is more effective in selecting the base route in response to the changes in the condition or topology. ठीक है, क्योंकि वहां पे एक प्रोग्राम रन करेगा और by using that software we can find a best route. हम उस देखेंगे कि बेस्ट रूट कैसे फाइंड करें, हमको एल्गोरिथम में सब भी देखेंगे, तो उस तरह से हम बेस्ट रूट फाउंड कर सकते हैं विद इन नो टाइम। ये काम हो गया। दूसरा डिसएडवांटेज देख लो, क्या है कि अब एक राउटर को अब बहुत काम करना है, उसको अपडेट भी करना है, बहुत सारा टेबल, क्योंकि बहुत बड़ी नेटवर्क की बात हो रही है, तो बहुत सारा पैकेट उसको स्टोर करना है, प्रोसेस करना है और तब उसको सेंड करना है। प्रोसेस करने में तो हम क्या बताए थे कि हर राउटर में नीचे का 3 लेयर रहेगा, नीचे का 3 लेयर हर राउटर में है, तो फिजिकल लेयर से उसको डेटा मिलेगा, उस डेटा को डेटा लिंक लेयर के पास भेजेगा, डेटा लिंक लेयर अब चूंकि फ्रेमिंग किया गया डेटा लिंक लेयर द्वारा, उस फ्रेमिंग को यूज करके फ्रेम को कट करेगा डेटा लिंक लेयर, उसमें एरर भी चेक करेगा डेटा लिंक लेयर, सब सही हुआ तो उसको फिर नेटवर्क लेयर को भेजेगा। ये जो प्रोसेसिंग है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 3 नंबर पे जब जाएगा तब वहां आईपी एड्रेस का प्रोसेसिंग होगा, वहां पे तब आईपी एड्रेस का प्रोसेसिंग होगा, टेबल से कंसल्ट किया जाएगा और तब उसको रूट समझा जाएगा। ठीक है, और जिस रूट को भेजना है, अब नेक्स्ट आईपी एड्रेस मान लो ये ये रूट नंबर, ये राउटर नंबर 3 था, तो अब चेक किया गया, टेबल से विचार किए और उसके हिसाब से पता चला कि अब नेक्स्ट वाला जो राउटर है वो 5 नंबर है, तो उसका आईपी एड्रेस कितना है, तो उसका आईपी एड्रेस आगे होगा, लास्ट वाला बता रहे हैं 5 है। ठीक है, तो अब 5 वाला है, तो 5 वाला का अब मैक चाहिए। ठीक, तो अब उसको उस आईपी एड्रेस से मैक रिजॉल्व किया जाएगा और जब मैक रिजॉल्व हो जाएगा तब डेटा लिंक लेयर अब उसको हटाएगा, जो फिजिकल एड्रेस था उसको हटा के नेक्स्ट राउटर का फिजिकल एड्रेस मैक एड्रेस रखेगा और फिर तब फिजिकल लेयर के पास आएगा और फिजिकल लेयर उसको फिर सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, मॉड्यूलेशन और इनकोडिंग वाला, और फिर वो भेजेगा। ये प्रोसेस जो है सोच के देखो, है ना, छोटा मोटा प्रोसेस तो नहीं है। हर पैकेट के साथ ये पूरा काम, हर पैकेट के साथ पैकेट को कैच करना, डेटा लिंक लेयर को भेजना, डेटा लिंक लेयर फ्रेमिंग करेगा, प्लस एरर कंट्रोल करेगा, एरर चेक करेगा, उसके बाद ऊपर भेजेगा, ऊपर से सारा काम हो जाएगा, फिर वापस नीचे आएगा, फिर आगे जाएगा, यही काम फिर अगले राउटर पे भी होगा। तो यहाँ पे हमको बहुत जबरदस्त स्पीड वाला बहुत सीपीयू चाहिए। ठीक है, और बैंडविड्थ भी चाहिए। बैंडविड्थ क्यों चाहिए? क्योंकि हम मैसेज के साथ साथ हम आपस में कम्युनिकेट भी कर रहे हैं। इफ आई एम ए राउटर, तो आई नीड टू रूट द पैकेट एज वेल एज आई नीड टू इन्फॉर्म अदर राउटर्स फॉर द बेस्ट रूट। समझ में आ रही बात? यस सर। ओके, और दूसरी बात, एक और लास्ट वाला, इट इज लेस सिक्योर एज कंपेयर टू स्टैटिक राउटिंग। यहाँ सिक्योरिटी नाम का चीज नहीं है, मतलब राउटिंग टेबल में कि यहाँ पे हर रूट का इंफॉर्मेशन हमको मिलेगा, यहाँ हर रूट का इंफॉर्मेशन हमको मिलेगा। ठीक है, क्या हम अपने कंप्यूटर से यहीं बैठे बैठे हम जान सकते हैं कि हम यहाँ से अगर किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, मतलब यूट्यूब को, फेसबुक को, किसी को रिक्वेस्ट करें हम, तो इंटरमीडियरी नोड में कौन कौन सा राउटर हमको रास्ते में मिलेगा, कौन कौन सा राउटर रास्ते में मिलेगा, तो उस राउटर का आईपी एड्रेस के रूप में हमको पता चलेगा। ठीक है, और उस आईपी एड्रेस से कैसे हमको उसका मैक एड्रेस पता चलेगा। ठीक है, बहुत छोटा छोटा डॉस का कमांड सब है, इससे हम लोग ये सब बहुत अच्छे से, हम बहुत स्टार्टिंग में तुमको
जो OSI लेयर पढ़ रहे थे तो हम करके दिखाएंगे तुम लोग को यहाँ से कि हम फर्दर मेरे रास्ते में कितना हॉप आने वाला है, कितना हॉप आने वाला है उसका IP एड्रेस मिलेगा और हर IP एड्रेस को पकड़ के हम ARP रिजॉल्व करके उसका मैक एड्रेस प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डायनेमिक राउटिंग का डिसएडवांटेज एडवांटेज। ठीक है, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो राउटिंग टेबल पढ़ेंगे, राउटिंग एल्गोरिदम पढ़ेंगे। तो ये सब राउटिंग एल्गोरिदम है जिसको हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। स्टार्ट करेंगे हम लोग राउटिंग एल्गोरिदम से, और राउटिंग एल्गोरिदम पढ़ने के बाद तब हम लोग IP एड्रेसेस के बारे में पढ़ेंगे कि कितना वर्जन क्या है, क्लास क्या है, सबनेटिंग क्या है, छोटे छोटे। यहाँ कोई सवाल है तो पूछो। Any question, any doubt? नो सर। ओके, तो मिलते हैं अगले क्लास में। हम लोग कल से कॉलेज आ रहे हैं हम लोग। आज के बाद का क्लास जो होगा कॉलेज से ही होगा। ठीक है, तो ओके, बाय बाय। देखिए तुम लोग कब आते हो कॉलेज। बाय सर। थैंक यू सर। यस सर। Thank you, sir. बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर।